हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंडोस्पर्म के ऊपर है, भ्रूणपोष के ऊपर है। एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष, जैसा नाम से क्लियर है, भ्रूण को डेवलपिंग परिवर्धित हो रहे भ्रूण को पोषण देने वाली स्ट्रक्चर, यानी जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली स्ट्रक्चर, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष, भ्रूण को पोषण, लगातार पोषण प्रोवाइड करने वाली स्ट्रक्चर ही भ्रूणपोष कहलाती है, एंडोस्पर्म कहलाती है। बच्चों, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि ये जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन सी सेल से होती है? एक एम्ब्रियो सेक के अंदर यानी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर कौन सी सेल से और कैसे एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है? तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। प्रीवियस क्लास में डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन अपने स्टडी किया था, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो दो मेल न्यूक्लियस, दो नर केंद्रक है, दोनों नर केंद्रकों में से एक नर केंद्रक, एक मेल न्यूक्लियस एग सेल के साथ फ्यूजन करेगा, एग सेल के साथ फ्यूजन करेगा और रिजल्ट क्या निकलेगा? जाइगोट बनेगा, और यही जाइगोट आगे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इज ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि इसमें इस प्रकार के निषेचन में क्या होता है? एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। बच्चों, अब जो दूसरा न्यूक्लियस है, दूसरा न्यूक्लियस यानी दूसरा जो मेल न्यूक्लियस है, नर केंद्रक है, वो किसके साथ फ्यूजन करेगा? जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं जिनको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, तो दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ दूसरा जो मेल गैमीट है, नर केंद्रक है, वो उसके साथ फ्यूजन करेगा। ठीक है, तो एक ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को बनाएगा। ट्रिप्लोइड क्यों है? क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस की फॉर्मेशन दो पोलर न्यूक्लियाई से होती है, दो तो न्यूक्लियस पहले से ही हैं और तीसरा न्यूक्लियस दूसरा नर केंद्रक आ गया, तो टोटल यहां पर न्यूक्लियस कितने हैं? 3। तो इसको अपने बोलेंगे ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो बच्चों, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो मदर सेल ऑफ एंडोस्पर्म भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसका डेवलपमेंट वहां से स्टार्ट होता है, इसलिए मदर सेल ऑफ एंडोस्पर्म। जो सेकेंडरी न्यूक्लियस आल्सो कॉल्ड इज मदर सेल ऑफ एंडोस्पर्म, इसलिए उसको बोलते हैं। बच्चों, अब फर्टिलाइजेशन हो चुका और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी। बच्चों, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? एम्ब्रियो जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म का बनना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर एंडोस्पर्म नहीं बनेगा तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, उसको पोषण कहां से मिलेगा? तो लगातार उसकी वेल ग्रोथ के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए, और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म है, और इस एंडोस्पर्म का एम्ब्रियो से पहले बनना अति आवश्यक है। तो फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और एंडोस्पर्म बनने के बाद फिर जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण जिसको अपने बोलते हैं, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो एंडोस्पर्म यहाँ पर क्या है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली स्ट्रक्चर है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली स्ट्रक्चर है। तो बच्चों, यहाँ पर जो एंडोस्पर्म आर ऑफ मेनली 2 टाइप्स। एंडोस्पर्म 2 प्रकार के हो सकते हैं, तो इसका एक बेस है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सीड बनने के बाद पूरे का पूरा जो एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम हो जाता है, और कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें सीड बनने के बाद पूरे का पूरा जो एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम नहीं हो पाता, उपभोग नहीं हो पाता, थोड़ी बहुत उसकी मात्रा जो है वो सीड के अंदर पाई जाती है। तो 2 प्रकार के सीड्स होते हैं। ठीक है, इस बेस पर एंडोस्पर्म सीड के अंदर है या नहीं, इस आधार पर जो सीड्स हैं वे 2 प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे सीड्स जिनके अंदर एंडोस्पर्म मिलता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज एंडोस्पर्मिक सीड, और ऐसे सीड्स जिनके अंदर एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद उसके अंदर एंडोस्पर्म या भ्रूणकोश बिल्कुल भी नहीं बचता, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन का मतलब इनमें एंडोस्पर्म नहीं बचता, और एंडोस्पर्मिक का मतलब इन
ये जो बीज हैं भ्रूण बनने के बाद इनके अंदर क्या है, जो एंडोस्पर्म है वो बचा रहता है। तो इसके लिए जो एग्जांपल है एंडोस्पर्मिक सीड यानी ऐसे बीज जिनके अंदर एंडोस्पर्म यानी भ्रूण कोश बचा रहता है। तो इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं वीट का, गेहूं का, कोकोनट का, नारियल, रीसिनस जिसको अरंडी बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को देखें जिनमें एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद उनमें जो एंडोस्पर्म है वो पूरे का पूरा खपत हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पी जैसे मटर, साइसर जैसे चना, बीन जैसे सेमफली, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों बेसिक अपनी बात करते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म यानी भ्रूण कोश जैसे स्ट्रक्चर आल्सो एब्सेंट। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें एंडोस्पर्म्स नहीं मिलता। तो कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको। ऑर्किडेसी फैमिली है, ऑर्किडेसी फैमिली के अंदर एंडोस्पर्म आर आल्सो एब्सेंट। इसी प्रकार ट्रेपेसी के अंदर भी एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। इसी प्रकार पोडोस्टीमेसी के अंदर भी एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। बच्चों ये फैमिली है जिनके अंदर ऑर्किडेसी, ट्रेपेसी, पोडोस्टीमेसी इनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। बच्चों मेन जो टाइप है एंडोस्पर्म की वो 3 है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म के 3 अलग अलग प्रकार हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकंड इज सेलुलर, थर्ड इज हेलोबियल। और कोशिकाओं में होने वाले विभाजन के आधार पर यह डिवाइडेशन किया गया है। तो एंडोस्पर्म मेनली आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकंड इज सेलुलर, थर्ड इज हेलोबियल। बच्चों तीनों को एक एक करके इसका जो डेवलपमेंट है उसको अपने स्टडी करेंगे। तो तीनों में से सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। पहला जो है डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है इसका परिवर्धन किस प्रकार से होता है, इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। यहां पर आप देखो कि बच्चों जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है, सबसे पहले इसके आकार में वृद्धि होती है, इसके साइज में वृद्धि होती है और फिर इसमें क्या होगा माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं। माइटोसिस का मतलब यहाँ पर क्या है, समसूत्री विभाजन। इसमें लगातार अनेक बार समसूत्री विभाजन स्टार्ट हो जाते हैं, माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं। अगर यहाँ बात ध्यान में रखना, अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। समसूत्री विभाजन के दौरान जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी संख्या पे कोई असर नहीं पड़ता, वो डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या जस्ट आधी रह जाती है। तो यहाँ पर किस प्रकार का डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। तो बच्चों यहाँ पर अनेक समसूत्री विभाजन होंगे जिसके कारण एक न्यूक्लियस से अनेक हजारों न्यूक्लियाई यहाँ पर डेवलप हो जाती है। हजारों की संख्या में जो न्यूक्लियस है वो डेवलप हो जाते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखना, जो कि मेनली इसको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्यों कहते हैं, इसको न्यूक्लियर टाइप क्यों बोलते हैं। न्यूक्लियर इसलिए बोलते हैं, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जब समसूत्री विभाजन होता है तो इसमें आप देखना कि ओनली कैरियोकाइनेसिस, बच्चों इसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही होता है, सिर्फ केंद्रक विभाजित होता है, सिर्फ केंद्रक विभाजित होता है, बट नॉट साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। जब केंद्रक का विभाजन होता है तो उसके बाद किसी भी प्रकार की कोशिकाएं यानी इनके बीच में प्लेट या सेप्टा नहीं होती, वॉल नहीं होती, भित्ति का निर्माण नहीं होता। तो एक सेल के अंदर ढेर सारे जो न्यूक्लियस हैं, केंद्रक हैं, वो फ्री फ्लोटिंग करते हुए, तैरते हुए मिलते हैं। बच्चों मैं रिपीट कर देता हूं, न्यूक्लियर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ओनली कैरियोकाइनेसिस, सिर्फ इसमें केंद्रकों का विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। सो इट इज आल्सो कॉल्ड इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो इस प्रकार का जो डिवीजन है वो क्या कहलाता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें सिर्फ जो न्यूक्लियस है
विभाजन में वे हिस्सा लेते हैं जो साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसमें विभाजन नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियस का विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, अनेक केंद्रक बन जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब बच्चों इसमें क्या होगा, साथ साथ में जाइगोट से एम्ब्रियो भी डेवलप हो रहा है बच्चों। अब इसमें क्या है, लगभग सेंटर में एक बड़ी वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है, बड़ी रसधानी यानी वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियाई हैं, अनेक जो केंद्रक हैं, उनको पृथ्वी की तरफ धकेल दिया जाता है और पृथ्वी की तरफ इनकी संख्या भी अधिक हो जाती है। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्या होगा, धीरे धीरे अब इसमें साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। कोशिका द्रव्य यानी जो साइटोप्लाज्म है उसमें विभाजन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसमें वॉल बनना, भित्ति का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। और जो साइटोकाइनेसिस है, जो कोशिका द्रव्य का विभाजन है, या यूं कहें कि भित्ति का जो निर्माण है वो पृथ्वी से सेंट्रल की तरफ होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल डिवीजन। इसका क्या मतलब है कि भित्ति का जो निर्माण है, वॉल फॉर्मेशन जो है वो पृथ्वी से सेंटर की तरफ होता है। बच्चों अनेक स्पीशीज ऐसी हैं जिसमें पूरे का पूरा जो एंडोस्पर्म है वो सेल से बढ़ जाता है, लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो पूरे का पूरा जो एंडोस्पर्म है वो कोशिकाओं से नहीं बढ़ता। ठीक है, उसका बिल्कुल सेंटर जो पार्ट है वो न्यूक्लियर ही रहता है, सेंटर जो पार्ट है वो कैसा रहता है, न्यूक्लियर ही रहता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ पृथ्वी जो क्षेत्र है, जो पेरिफेरल रीजन है, वहां पर साइटोकाइनेसिस होने के कारण कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस प्रकार एंड में दो स्टेज मिलती हैं। ये स्टेज क्या है, साइटोकाइनेसिस के कारण, कोशिका के विभाजन के कारण वॉल फॉर्मेशन हो जाती है, सेल का रूप धारण कर लेती हैं। जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है वो अभी भी न्यूक्लियर ही रहता है, किसी भी प्रकार का इसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं होती। बच्चों मैं एग्जांपल देता हूं नारियल का, कोकस न्यूसीफेरा का। नारियल का आपने फ्रूट देखा होगा, कच्चा नारियल, और नारियल को जब अपने ऐसे हिलाते हैं तो उसके अंदर जो लिक्विड है, जो वाटर है, उसकी आवाज आती है। बच्चों वो जो दूधिया सब्सटेंस है वो क्या है, जब नारियल को अपने ऐसे हिलाते हैं तो नारियल के अंदर वाटर जो है उसकी आवाज आती है। तो वो जो लिक्विडी सब्सटेंस है नारियल के अंदर, जो दूधिया द्रव है, वो क्या है, न्यूक्लियर कंडीशन है, न्यूक्लियर फॉर्म है, जिसको अपने ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, और नारियल के अंदर जो गिरी है, जो व्हाइट इन कलर, बिल्कुल श्वेत रंग की होती है, व्हाइट कलर की होती है, जिसको गिरी बोलते हैं, कर्नेल बोलते हैं, जिसको खाया जाता है, वो क्या है, वो क्या है, वो है सेलुलर एंडोस्पर्म। इसका कौन सा पार्ट है, सेलुलर पार्ट्स है। तो ये कंडीशन किसमें मिलती है, नारियल के अंदर मिलती है। तो बच्चों ये था ए मैच्योर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बच्चों नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोगिल एंडोस्पर्म। और एक बात इसमें आप नोट और कर लेना कि मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स, अधिकांश एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म मिलता है वो न्यूक्लियर टाइप का ही होता है।